गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कॉम्प्लेक्स के बारे में कि कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा है, ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो वही ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की भी टेंडेंसी रखते हैं। ये पॉइंट आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ा होगा ट्रांजिशन सीरीज़ के। तो यहाँ पर सिर्फ हमको कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी करनी है कि कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स कौन कौन से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक मुख्य प्रॉपर्टी होती है कि वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, संकुल, जिसे हिंदी में संकुल कहते हैं। तो जो ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी कहे जाते हैं, है ना। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहे जा रहे हैं मतलब जो डी ब्लॉक का ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन को क्रमशः भरता है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के जो भी एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के, तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3D1 से लेकर के 3D10 तक होता है ना। इकट्ठा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं भरते हैं, क्रमशः इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होते हैं। तो कहने का मतलब ये कि वहाँ पर जो वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, जैसे 3D1 है तो अभी वहाँ पर हमारे पास 4 ऑर्बिटल वैकेंट है। इस तरीके से वैकेंट डी ऑर्बिटल जो होंगे वो ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स में पाए जाते हैं और यही कारण होता है कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। जबकि और ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। वैकेंट डी ऑर्बिटल केवल डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स में ही मिलता है, इसी वजह से वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। और दूसरी चीज़ कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनका जो कैटायन का साइज होता है वो स्मॉल रहेगा। एक रीज़न ये भी होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये 2 रीज़न हैं जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। एक पहला वैकेंट डी ऑर्बिटल एंड स्मॉल कैटायनिक साइज। ये तो बात हो गई कॉम्प्लेक्स वो क्यों बनाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। और दूसरी चीज़ कि कॉम्प्लेक्स होते क्या हैं, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट प्लस लिगेंड, ये जो स्ट्रक्चर है या ये कंपोजिशन जो है ये क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स। इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। यहाँ पर ट्रांजिशन सीरीज़ का कोई भी एलिमेंट होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी ट्रांजिशन सीरीज़ है उनके यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट होंगे, उनके आयन होंगे, ठीक है। और यहाँ पर लीगेंड, अब लीगेंड जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, लीगेंड कहलाते हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, CO, NH3, ये सारे क्या हैं, लीगेंड्स हैं, है ना। लीगेंड की भी एक अलग कैटेगरी होती है जिसको बताया जाएगा आगे डिटेल में। तो ये दोनों का कंपोजिशन ही क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स प्लस लिगेंड, जब ये दोनों एक साथ होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। वो संरचना क्या कहलाएगी, कॉम्प्लेक्स कहलाएगी। यहीं पर कॉम्प्लेक्स में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, आयनाइजेशन स्फीयर होता है, जो कि एक एग्जांपल के द्वारा आप लोग बता सकते हैं। तो यदि कॉम्प्लेक्स के डिफिनीशन की बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स के डिफिनीशन में हम लोग क्या कह सकते हैं कि सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड से मिलकर के बनने वाला कंपोजिशन या एक ऐसी संरचना जिसमें सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड दोनों प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, है ना। सपोज CuNH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर
CO कौन से सीरीज का एलिमेंट है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, है ना। लेकिन कॉम्प्लेक्स में हम यहाँ पर CO को क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल एटम या आयन भी बोल सकते हैं। एंड NH3 यहाँ पर क्या है? लिगेंड। देखिएगा ध्यान से, ये ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स हो गया और ये लिगेंड हो गया। अभी इसके पहले क्या बताया गया कि इस तरह का यदि कोई कंपोजिशन है तो वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स कहलाता है। कुछ रेयर केसेस में बाकी ग्रुप्स के एलिमेंट भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, तो वहाँ पर भी सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो कंपोजिशन क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, है ना। इस तरीके से तो यहाँ कॉम्प्लेक्स में CO को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। एंड लिगेंड किसको बोलेंगे? जो सेंट्रल मेटल एटम के जस्ट बगल में है ना, वो क्या कहलाएगा? लिगेंड, जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को। तो NH3 यहाँ पर क्या है? लिगेंड है। एंड ये 6 नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। एंड ये जो स्फीयर है ब्रैकेट के अंदर का, है ना, ये ब्रैकेट के अंदर का जो स्फीयर होता है इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। एंड ब्रैकेट के बाहर का जो स्पेस है वो कहलाता है आयोनाइजेशन स्फीयर। तो एक कॉम्प्लेक्स में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5। यदि कॉम्प्लेक्स को बताना है तो उसके लिए पहले कॉम्प्लेक्स की डिफिनीशन लिखेंगे। डिफिनीशन, फिर इसके बाद डिफिनीशन क्या हो गया? सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड से मिलकर के बनने वाला कंपोजिशन क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल में दे दिए, 2-3 कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे CO NH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, CO NH3 का होल 6 Cl3, तो वो सारे क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे। अब एक एग्जाम्पल को हम लोग लेके चलेंगे जिसमें सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम क्या होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स को ही हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। नेक्स्ट है फिर लिगेंड। लिगेंड में क्या बताएंगे? सेंट्रल मेटल एटम के जस्ट बगल में जो ग्रुप प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाता है? सेंट्रल मेटल एटम। या ये कह सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम को चारों तरफ से जो संरचना घेर रही है वो क्या कहलाती है? लिगेंड। सराउंडिंग ग्रुप ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इसको यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं। सिक्स NH3 है,
ये सारे जो NH3 हैं ये क्या है, लिगेंड है। सराउंडिंग ग्रुप ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग में जो ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या कहलाता है, लिगेंड, जो कि डोनर एटम भी होता है। और डोनर एटम है मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डोनेट करेगा किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। यहाँ पर ये एरो देख रहे होंगे आप लोग, NH3CO की तरफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना। तो इसकी टेंडेंसी है या इसकी ये प्रॉपर्टी है, हम ये कह सकते हैं कि लिगेंड की प्रॉपर्टी होती है कि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा, जिसकी वजह से वो बेसिक कैरेक्टर का होता है। ठीक है, फिर अब बात करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ लिगेंड, यहाँ पर NH3 की संख्या कितनी है, 6 है, तो नंबर ऑफ लिगेंड ही क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ लिगेंड, डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं इसको और भी, सेंट्रल मेटल एटम को जितने लिगेंड घेरे होते हैं उनकी संख्या ही क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजन अंक, उपसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर, दोनों एक ही चीज़ें हैं। जिसमें हमें क्या बताना है कि सेंट्रल मेटल एटम को जितने लिगेंड घेरे होते हैं उनकी ही संख्या क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। फिर अब नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आप लोग देख रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर का जो स्पेस है ना, कॉम्प्लेक्स का एक ब्रैकेट में बनाया गया है, इस ब्रैकेट के अंदर का जो स्पेस होता है वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो नेक्स्ट पॉइंट्स में हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर को मेंशन करना है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्पेस ऑफ इन ब्रैकेट, इनर स्पेस ऑफ ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के अंदर का जो स्पेस होता है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। एंड नेक्स्ट में आयोनाइजेशन स्फीयर रहते हैं। आयोनाइजेशन स्फीयर, जिसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर की जो जगह होती है जहाँ पर आयन प्रेजेंट होते हैं ना, यहाँ पर 3 पॉजिटिव लिखा गया है, आयन को डिनोट किया गया है या चार्ज को डिनोट किया गया है, तो ये स्पेस क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर का आयनाइजेशन स्फीयर। तो ब्रैकेट के अंदर का जो स्पेस है, इनर स्पेस ऑफ ब्रैकेट, वो क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एंड ब्रैकेट के बाहर का आउटर स्पेस ऑफ ब्रैकेट वो क्या कहलाएगा, आयनाइजेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कोऑर्डिनेशन अंक भी, कोऑर्डिनेशन नंबर भी रहता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड। एंड आयनाइजेशन स्फीयर में चार्ज रहता है जो क्या कहलाता है, आयनाइजेशन स्फीयर। आयन का चार्ज है वहाँ पर, इस वजह से वो आयनाइजेशन स्फीयर कहला रहा। इस तरह एक कॉम्प्लेक्स को हम डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कॉम्प्लेक्स का। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है आइए उसको देखते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, रीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। रीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन
ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, उसमें 2 पॉइंट लिख सकते हैं। स्मॉल कैटायनिक साइज है ना, एंड नेक्स्ट वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट। वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट, ये 2 मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा। सपोज यही एग्जांपल हम लोग लेते हैं CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। तो सबसे पहले यहाँ पर CO का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि क्या होता है CO के लिए 3d7 and 4s2। कोबाल्ट है जिसका एटॉमिक नंबर 27 होगा। वन 2 3 4 5 6 7, ये कोबाल्ट का नॉर्मल स्टेज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या ग्राउंड स्टेट बोल सकते हैं। फिर है ना, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है किस में 3d में, एंड ये है 4s। फिर इसके बाद ये आगे भी ऑर्बिटल रहेंगे। अब हम CO3 पॉजिटिव के लिए लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इस तरीके से बन जाएगा 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखिएगा एक चीज़ कि NH3 कितने हैं 6 है, मतलब कि कोबाल्ट को 6 ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए NH3 से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि जो लिगेंड होते हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। कहने का मतलब इसकी संख्या 6 है तो ये टोटल 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको CO को। तो CO के पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ ये ध्यान रखिएगा CO3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा रिमूव करेगा। तो 1 2 3 4 5, एंड जब CO3 पॉजिटिव होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगा 3d 6 4s 0, 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s का निकल जाएगा यहाँ पर, और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल जाएगा D से, यहाँ वाला 1 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के निकल जाएंगे। अब इसके बाद ये रीअरेंज होंगे तो आपस में इनकी अगले स्टेप में क्या हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उनकी पेयरिंग हो जाएगी। या यहाँ पे देख लीजिए ये आगे बता रहे हैं 1 2 3 4 5, फर्स्ट
ब्लॉक पेयर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा, इसकी भी पेयरिंग हो जाएगी, ये वाला इसमें आ जाएगा, तो 2 एंड 4s वैकेंट हो गया। एंड आगे p है, ये भी वैकेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर ये 3d है, ये 4s है, 4p। तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए देखिए, 2 3 4 5 6। अब 6 ऑर्बिटल CO के पास अवेलेबल है, CO 3 पॉजिटिव का है, ये है ना, CO 3 पॉजिटिव का है। तो ये अपने पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल रखा है। अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आसानी से कर सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए क्या ज़रूरी है कि जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। अब NH3 के द्वारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ पर NH3 लिख सकते हैं। ये टोटल 6 NH3, 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे CO को। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं टोटल 6 NH3 है जो कि वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर चुके हैं। और इस तरीके से लिगेंड, ये सारे क्या हैं, लिगेंड्स, और ये क्या था, मेटल। कहने का मतलब लिगेंड और मेटल के बीच में बॉन्डिंग बनती है और बॉन्ड बना करके वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स में लिगेंड मेटल बॉन्ड पाया जाता है, जहाँ पर लिगेंड मेटल को, सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इस तरीके से ये सारे कॉम्प्लेक्स को आप लोग अच्छे से बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ मिलेंगे।